we are going to start the lecture. स्क्रीन विजिबल होगा, साउंड प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई कंसर्न है तो आप बोल सकते हो। यस, मॉर्निंग टू ऑल। वी पीपल आर स्टडिंग अबाउट एनएलएम, और एनएलएम में फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। उस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो मैं समराइज करता हूँ कि फ्रिक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है और क्या टाइप्स होते हैं, कितनी उसकी स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है। फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनको यूज करना स्टार्ट करेंगे। फ्रिक्शन एक फोर्स होता है, जस्ट लाइक एनी अदर फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। इसमें हम लोग रिलेटिव मोशन को देखते हैं या फिर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी को देखते हैं। जब कभी टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। टेंडेंसी फॉर रिलेटिव मोशन, और उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसको एफएस से लिखते हैं। और ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। दूसरा, जब रिलेटिव मोशन हो रहा होता है, किसके बीच का रिलेटिव मोशन? सरफेसेस के बीच का, तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका फॉर्मूला फिक्स होता है, म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन से गवर्न होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया गया है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने को पता होती है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है। तो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू और इसकी लिमिटिंग वैल्यूज को कंबाइन करना चाहें तो हम लोग यहाँ से एक आइडिया इस तरह से लिख सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो हमेशा अपने मैक्सिमम वैल्यू से छोटी रहेगी। किसी भी क्वांटिटी की या किसी भी वेरिएबल की अगर मैक्सिमम वैल्यू अपने को पता है तो उस वेरिएबल की वैल्यू उस मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या उससे छोटी रहती है। इक्वल तभी रहेगी जब वो मैक्सिमम खुद हो जाएगा। इसका मतलब है हम ये लिख सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो कई बार आपसे पूछेगा कि क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या बराबर हो सकती है? यस। कब बराबर होगी? जब वो मैक्सिमम होगा। नॉर्मली क्या रहेगी? लेसर देन रहेगी और सेल्फ एडजस्टिंग रहेगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन तक रहती है, और जिसी को इस वैल्यू को हम लिमिटिंग या मैक्सिमम फ्रिक्शन कहते हैं स्टैटिक वैल्यू में। साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू स्लाइटली बड़ी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को बराबर यूज करते हैं। तो कई बार क्वेश्चन में क्या देगा, वो आपको केवल म्यू देगा। तो म्यू का मतलब हम स्टैटिक भी समझेंगे, म्यू का मतलब हम काइनेटिक भी समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में वो उनको अलग अलग करके देता है तो फिर हम लोग वो अलग अलग ट्रीट करेंगे, और अगर हमको जरूरत है वो नहीं देता है तो इसका मतलब वो सेम वैल्यू होती है। मतलब ये हुआ कि इनकी जो वैल्यूज होती हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट अगर आपको कंपेयर करना है तो आप पाओगे कि स्टैटिक की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है काइनेटिक से। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, बट डिफरेंस होता है। सो अगर पूछता है कि क्या दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, तो आप बोलोगे नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन हैज अ मोर वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हैज अ मोर वैल्यू देन काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और इसको आपने एक ग्राफ से भी देखा था कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, फोर्स लगाते हो तो पहले फोर्स स्टैटिक रहता है और इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, फिर लिमिटिंग पहुंचता है, फिर फोर्स इस फॉर्मूले से कांस्टेंट हो जाता है। सो ये फ्रिक्शन के बारे में बेसिक आइडियाज है। उनके टाइप्स है स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग। उनकी वैल्यूज, डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन या टेंडेंसी को अपोज करने का है। आपने कुछ और एग्जांपल लिए थे, जैसे ह्यूमन वॉक। मैंने कहा था आपको ऑब्जर्व करना, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप वॉक करते हो तो फ्रिक्शन आपको आगे लेके जाता है, और वो फ्रिक्शन कहाँ से आ रहा होता है? अर्थ से आ रहा होता है, ग्राउंड से आ रहा होता है। अगर अर्थ आपका परफेक्टली स्मूथ हो जाएगा तो आप वॉक नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा जो कि आपको मूव कराना चाहेगा, आपकी बॉडी को मूव कराना चाहेगा। सिमिलरली व्हीकल्स में आपने देखा था कि अगर बाइसिकल का एग्जांपल आपने लिया था, बाइसिकल में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, और वो जिस व्हील को आप ड्राइव कर रहे होते हैं चेन से कनेक्टेड होता है, उस पर फॉरवर्ड आता है, जो फ्री व्हील होता है उसमें बैकवर्ड आता है। तो सारे व्हीकल्स के लिए आपको ऐसे ही याद रखना है, जिसमें पावर सप्लाई हो रहा है उसको आप फॉरवर्ड फ्रिक्शन दोगे,
और जो फ्री व्हील होगा रोटेट करने के लिए उस पर फ्रिक्शन बैकवर्ड में रहने वाला है। बाकी उसके रिलेटेड आंसर भी दे सकते हो। हमने वो जो एग्जांपल लिया था वो नॉर्मल वॉकिंग नॉर्मल बाइसिकलिंग का था। आप ब्रेक्स लगाओगे तो फिर आप देख सकते हो क्या चल रहा होगा। ब्रेक लगाओगे तो फ्रिक्शन दोनों में बैकवर्ड लगने लगता है। दोनों में अगर ब्रेक्स लगाया, स्किड करेगी बाइसिकल आपकी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन को कई बार हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं क्योंकि वो स्लाइड होने पे लग रहा होता है। सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा अगर स्लाइड हो रही होगी। अगर आप भी स्लिप करते हो तो आपका फीट स्लाइड करता है ग्राउंड पर, तो वहां पर भी काइनेटिक आता है। नॉर्मल वॉकिंग में स्टैटिक रहता है। शॉर्टली मैंने आपको समराइज कर दिया। आपने व्हील्स वाला बोला है कि व्हील को समराइज करने का, तो उसको भी एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। आपके पास लेट से बाइसिकल के व्हील्स हैं, एक ये व्हील है और दूसरा ये व्हील है, एंड बाइसिकल को आप ग्राउंड पे लेके जा रहे हो कुछ ऐसा। सो जो फ्रंट व्हील होता है, आप कैसा बोलोगे? फ्रंट व्हील को एक कोई ऐसा पुश करता है आगे की तरफ, तो फ्रंट व्हील पे फोर्स लगता है नॉर्मल बाइसिकलिंग में, और सेकंड व्हील और रियर व्हील में टॉर्क लगता है, रोटेशन लगता है। तो ये रोटेशन पहले आता है जिसकी वजह से इसके पॉइंट्स पीछे जाने की टेंडेंसी करते हैं, तो इस पर जो फ्रिक्शन आता है वो फॉरवर्ड आता है और स्टैटिक आता है। और सिंस इस पे फोर्स लगा था तो ये आगे पूरा का पूरा ट्रांसलेट करना चाहता है, तो ये पॉइंट भी आगे जाना चाहता है, तो इस पर फ्रिक्शन पीछे लगता है। क्योंकि वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं और इनफैक्ट होती हैं। सो इस तरह से फ्रिक्शंस लग रहे होते हैं बाइसिकल के व्हील्स पर। रीजन आपके सामने है, क्या बोलोगे? क्योंकि रियर व्हील रोटेट होता है इसलिए पॉइंट्स पीछे जाने की कोशिश करते हैं, और ये ट्रांसलेट होता है तो इसके पॉइंट्स आगे जाने की कोशिश करते हैं, जो कांटेक्ट वाले पॉइंट्स हैं। और ग्राउंड का जो पॉइंट है वो तो फिक्स रहता है, तो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी पता चल जाती है। सो ये बाइसिकल का सिंप्लीफाइड वर्जन बताया था आपको, और इनको याद रखना। स्टैटिक होगा, डायरेक्शन कैसे क्या हो रही होगी। और अगर आप पेडलिंग, सपोज करो आपने पेडलिंग बंद कर दी, तो पेडलिंग अगर बंद कर दोगे तो रियर व्हील में फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या रहेगी? फॉरवर्ड रहेगी या बैकवर्ड हो जाएगी या फिर जीरो हो जाएगा? बाइसिकल में आप राइड कर रहे थे, आप पेडलिंग कर रहे थे, बीच में आपने पेडल को स्टॉप कर दिया, पेडल नहीं कर रहे हैं, तो रियर व्हील पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन में क्या कोई परिवर्तन आएगा? वेदर इट विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इटसेल्फ, और ये रिवर्स हो जाएगी, या फिर जीरो फ्रिक्शन हो जाएगा? तो अगर आपने एनालिसिस समझा है तो आप उसको कनेक्ट करके बता सकते हो। क्योंकि आपने पेडलिंग बंद कर दिया, इसका मतलब आपने इसको घुमाना बंद कर दिया, रोटेट कराना। और सिंस ये रोटेट करना बंद हो गया तो अब इसकी टेंडेंसी इसके जैसी हो जाएगी। अभी इसका इनर्शिया इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, तो इनर्शिया की वजह से ये पॉइंट आगे जाएगा, तो फ्रिक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो अगर आप व्हील को फ्री कर देते हो तो फिर फ्रिक्शन पीछे चला जाता है, और फ्रिक्शन आगे तभी तक रहेगा तब जब तक आप पैडलिंग करोगे। पैडलिंग करना बंद कर दोगे, फ्रिक्शन पीछे चला जाएगा। गुड। सो इस तरह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्यों आता है, बिकॉज वी सप्लाई एनर्जी टू इट एंड वी आस्क दिस बाइसिकल टू परफॉर्म सम वर्क टू मूव फॉरवर्ड। तो जो एनर्जी सप्लाई करते हैं वही फोर्स फॉरवर्ड आता है, और वही फॉरवर्ड फोर्स इसको आगे ले जाता है। सिंपल है। सो बैकवर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल देखते हैं फ्रिक्शन को लेकर के। ये भी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रिक्शन को रीड करने का, और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं एज एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट कॉन्सेप्ट उसको बना दे रहे हैं। लेट्स से अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। You want previous slide? Okay, see, this is a previous slide. This was a summary of everything. Quickly observe कीजिए जो भी observe करना है. Then we are going to move forward. और ये जो फर्स्ट स्लाइड में बताया गया इसका डिटेल्ड वर्जन लास्ट क्लास में किया हम लोगों ने। गुड। आपके पास स्क्रीनशॉट आ गया, आप उसको देख सकते हो। हम लोग आगे बढ़ेंगे।
लेट्स से कि अपने पास एक बॉक्स रखा है यहाँ पर, या ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का मास m दिया गया है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। लेट्स से कि ये जो सरफेस है वो रफ है, पहले स्मूथ हुआ करता था। रफ सरफेस होगा तो उसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बताया जाएगा, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है ना, वो दो सरफेस पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स ये किस मटेरियल का बना हुआ है और सरफेस, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के मटेरियल्स कौन से हैं उन पर डिपेंड करते हैं। और एक पेयर के लिए म्यू की वैल्यू एक होती है, पेयर बदल दोगे तो म्यू की वैल्यू बदल जाएगी। दैट मीन्स म्यू की वैल्यू केवल ये इंक्लाइन प्लेन का सरफेस डिसाइड नहीं करेगा, ये ब्लॉक का मटेरियल भी डिसाइड करेगा। So mu is defined for pair of surfaces, that means contact surfaces. अलग अलग सरफेस पेयर के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। सो लेट्स से हमारे पास एक पेयर था m और इंक्लाइंड प्लेन का, जिसके लिए म्यू की वैल्यू आपको म्यू दी गई है और ये एंगल थीटा है। हम लोग इस थीटा को एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फिर ये फ्लैट रहा होगा और ब्लॉक आपका ऐसा रहा होगा। तो क्या थीटा की वैल्यू 0 केस में ये स्लाइड कर पाएगा? नहीं स्लाइड करेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पे होगा। जब आप थीटा को 0 से बढ़ाते हो धीरे धीरे 90 की तरफ ले जाना है, इसको वर्टिकल भी कर देना है, तो जब वर्टिकल करोगे तो आप पाओगे ये फॉल कर जाएगा, तो स्लाइड करेगा बेसिकली। और इनफैक्ट बीच में कहीं ना कहीं स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। अगर ये स्मूथ होगा तो छोटा से एंगल बनाओगे तब भी स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। तो कब स्लाइड करता है कब नहीं करता है ये अपने को चेक करना होता है। सो लेट्स से इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये ऐसा रखा हुआ है और इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। सो ब्लॉक कुछ अपने को ऐसा नजर आएगा, ये ब्लॉक है। एबीडी हम लोग उसी पे भी दिखा सकते हैं, तब भी चलेगा, या फिर अलग से बना देते हैं। सो लेट्स से ये इंक्लिनेशन रहा होगा कुछ और ये अपना ब्लॉक था। यू विल फाइंड कि इसके फोर्सेस जो होंगे, एक इधर फोर्स का कंपोनेंट आएगा ग्रेविटेशन का, एक इधर आएगा। तो ग्रेविटेशन के दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। फिर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा होगा और एक फ्रिक्शन भी लगाना पड़ेगा। इन नटू से आप आइडेंटिफाई कर लोगे फ्रिक्शन किधर जाएगा। सो ये जो कंपोनेंट आता है mg कोसाइन थीटा आता है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो कंपोनेंट आता है वो g साइन थीटा की वजह से mg साइन थीटा आता है। ये आप याद रखते हो, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो आप देखोगे नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस करके रख रहा है cos थीटा को, और ये ऊपर नीचे जाने की टेंडेंसी नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्मल एक रिएक्शन फोर्स है, तो वो बिना एक्शन के चलता नहीं है, और एक्शन खत्म हो जाएगा तो फिर ये नहीं रहेगा। पॉइंट इसकी ऊपर नहीं जा सकता है, नीचे नहीं जा सकता है ऐसा, लेकिन वो इस तरह से जरूर जा सकता है। फिर आप देखो कि mg sin थीटा का जो फोर्स है वो इसको आगे लाने की कोशिश करेगा। अगर ये रेस्ट पर होगा तो टेंडेंसी बताएगा, अगर ये चलना स्टार्ट करेगा तो उसको एक्सेलरेट कराएगा। सो फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? आप रीड कर पाओगे कि फ्रिक्शन कॉन्टेक्ट सरफेस पर एक्ट करेगा, जो कि ये सरफेस है। और ब्लॉक पर, सिंस ब्लॉक या तो नीचे आएगा या नीचे आने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ऊपर की तरफ लगेगा, ये फ्रिक्शन होगा। अपने को ये देखना है कि ये जो फ्रिक्शन है स्टैटिक कब रहेगा, काइनेटिक कब रहेगा, कब मूव करेगा कब नहीं मूव करेगा। तो जब थीटा की वैल्यू छोटी होगी तब तक ये स्टैटिक रहेगा, फिर इसके बाद जब थीटा की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो फिर ये काइनेटिक हो जाएगा और ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। सो यू विल फाइंड कि ये हमारा एफबीडी हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। नाउ यू नो कि एफ की वैल्यू mg sin थीटा के बराबर रहेगी जब तक ये स्टैटिक रहेगा। तो स्टैटिक वर्जन को देखते हैं। स्टैटिक कब तक स्टैटिक रहता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो एफ एस की जो वैल्यू होगी वो mg sin थीटा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में ये मूव नहीं कर रहा होगा, तो फोर्सेस इधर भी बराबर होंगे इधर भी बराबर होंगे। n की वैल्यू mg cos थीटा, f की वैल्यू mg sin थीटा स्टैटिक केस में। अच्छा, अपने को ये पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन से छोटी होती है, ये हमेशा ट्रू होता है। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमेशा mg cos थीटा रहने वाली है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यही केवल दो फोर्स लग रहे हैं।
सो एन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यूज करके और इसको यूज करके हम ये बता सकते हैं कि स्टैटिक कब तक रहने वाला है। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, एम जी साइन थीटा, तो रख देते हैं। नॉर्मल रेशन की वैल्यू रख देते हैं, तो इससे अपने को पता चलेगा कि एम जी साइन थीटा की जो वैल्यू है अगर वो छोटी रहती है म्यू एस इंटू एन विच इज एम जी कॉस थीटा, तब तक ये स्टैटिक रहने वाला है। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखोगे एम जी पॉजिटिव नंबर से उनको कैंसिल किया जा सकता है, तो अपने को मिल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और कॉस थीटा से छोटी रहती है तब तक ये स्टैटिक रहने वाला है। फिर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो अपने को पता चलेगा कि कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये थीटा 90 से छोटा है, तो साइन कॉस सारे पॉजिटिव होंगे, तो कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा बन जाएगा। टैन थीटा की वैल्यू म्यू एस से छोटी रहेगी तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहने वाला है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ये रहने वाला है जब तक थीटा की वैल्यू म्यू एस से छोटी रहे, या फिर आप ऐसा लिख लो कि जब थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से छोटी रहे स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से। तो ये एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है, फॉर्मूला मिलता है, या फिर एक पॉइंट मिलता है जिसको हम यूज करेंगे फ्रिक्वेंटली, कि अगर आपने ये एंगल इस एंगल से छोटा रखा तो आप पाओगे कि ये स्टैटिक रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। अगर एंगल की वैल्यू इस एंगल से बड़ी हो गई तो फिर ये मूव कर जाएगा। तो कब मूव करना चलेगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगेगा, तो अगर हमको लिमिटिंग की बात करनी हो तो हम लोग यहाँ पे लिमिटिंग की बात कर सकते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगने वाला है, किस एंगल पे लगेगा, तो आप जानते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब ये इक्वालिटी लगा दो, इनइक्वालिटी हटा दो, इक्वालिटी हटा दो, तो उस समय थीटा कितना होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए, उस समय थीटा की वैल्यू होनी चाहिए म्यू एस। तो जब थीटा की वैल्यू टेन थीटा की वैल्यू म्यू एस के बराबर होती है उस समय लिमिटिंग लग रहा होता है। और सिंस ये एक पर्टिकुलर थीटा होगा इसीलिए इसको हम थीटा सी नाम दे दे रहे हैं, क्रिटिकल एंगल, तो इसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। दैट मीन्स ये वो एंगल है जिस एंगल पर अगर आपका थीटा पहुंचता है तो फिर ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। और क्रिटिकल एंगल निकालना कैसे होगा, जब कभी क्रिटिकल एंगल निकालना होगा तो हम टेन इनवर्स म्यू एस बोल सकते हैं। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 0 से लेकर के क्रिटिकल एंगल तक लेकर के जाते हैं, क्रिटिकल एंगल ये लिखा हुआ है, तो जब थीटा की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से छोटी रहेगी और या उसके बराबर रहेगी तो स्टैटिक रहेगा, बराबर होगी तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा, और थीटा की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी हो गई तो फिर काइनेटिक आ जाएगा। तो अपने यहाँ से फिर रिजल्ट निकल रहा था, हम यहाँ पे रिजल्ट बना देते हैं। ये कुछ कैलकुलेशन मैंने साइड में कर दिए और खास इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। सो अपने को कंक्लूजन्स क्या निकालने हैं वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। इफ थीटा इज लेस देन थीटा सी देन ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा और फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब रेस्ट पे रहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो ये कंक्लूजन अपने को याद रखने हैं, यहाँ से प्रूफ किया गया है। इफ थीटा की वैल्यू क्रिटिकल थीटा के बराबर होती है, क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है, देन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। मीनिंग ऑफ जस्ट अबाउट टू मूव इज कि ये मूव करने वाला है लेकिन मूव नहीं कर रहा है, अगले मोमेंट पे मूव करेगा जब थीटा की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो फ्रिक्शन अभी भी स्टैटिक लगेगा लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लगेगा, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कह सकते हो, और या फिर उसको लिमिटिंग कह सकते हो। तो फ्रिक्शन अभी भी स्टैटिक है लेकिन मैक्सिमम वैल्यू पर आ गया है, और जब थीटा की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी बड़ी होगी तो फिर ये स्लाइड करेगा, देन ब्लॉक विल स्लाइड। तो वो स्लाइड डाउन करेगा, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और स्लाइडिंग फ्रिक्शन यू कैन से।
सो काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस एंगल के बाद एक्ट करता है वो अपने को पता चल गया, और क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं वो भी पता चल गया। कॉपी कर लीजिए, और इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और फिर से भी आ सकते हैं। क्रिटिकल एंगल निकालना कैसे है, म्यू की वैल्यू दी जाएगी, टेन थीटा सी को म्यू के बराबर कर देंगे, जैसे टेन थीटा सी की वैल्यू म्यू के बराबर करोगे क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा। फिर जो भी एंगल दिया होगा उसे कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि वेदर इट इज स्लाइडिंग और नॉट और अबाउट टू। ओके, आपने लिखा है इफ टेकन इन एक्स वाई प्लेन फ्रिक्शन बिटवीन पॉजिटिव एक्स एंड दिस इज डायरेक्शन। हाँ, वो आपने बताया था डायरेक्शन, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन डिनोट कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको स्टैटिक काइनेटिक और लिमिटिंग नहीं लिखा है क्योंकि ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ समय के लिए स्टैटिक है, कुछ समय के बाद काइनेटिक हो सकता है। जब काइनेटिक होगा तो एक्सीलरेट करेगा, स्टैटिक होगा तो रेस्ट पे रहेगा। कोई स्टेप री एक्सप्लेन करना हो आप जरूर बोलिए, समझ में आ गया हो तो मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ, आपको उसका आंसर देने होंगे। ओके, तो मैं आपको आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दे पाएंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि आपने डाइजेस्ट किया है, और दे सकते हैं, इजी है। फाइंड whether the block will be at rest or will slide or move if it is released as shown। एक फिगर मैं आपके लिए ड्रॉ करने वाला हूँ, और वहां से आप एक ब्लॉक को रिलीज करते हो। अपने को ये डिटरमाइन करना है whether the block will slide or stay there। लेट्स से कि जो एंगल दिया गया अपने को, दिस एंगल इज 45 डिग्री, और ये एक ब्लॉक दिया गया है, और ये जो रफ सरफेस उसका म्यू दिया गया, म्यू की वैल्यू 1/√3 है। सो ऐसा पिक्चर बना करके आपको दिया है, और आपसे पूछता है कि बताइए ये स्लाइड करेगा या फिर स्टे करेगा या कुछ भी कर सकता है, या फिर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट टू डू इज दिस, आपके आंसर्स आ रहे हैं स्लाइड करने को लेकर के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्रिटिकल एंगल पता करेंगे। लेट क्रिटिकल एंगल इज थीटा, थीटा सी। सो tan थीटा सी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी म्यू, और जो भी म्यू दिया है वही स्टैटिक है वही काइनेटिक है, ऐसा पकड़ लेंगे। सो इज गोइंग टू बी लाइक 1/√3। अगर tan थीटा सी की वैल्यू ये आ जा रही है तो थीटा सी यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। अपने को पता होता है कि ये किस एंगल की बात चल रही होती है, 30 डिग्री की बात चल रही होगी। इसका मतलब हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से छोटी रहती है तो स्टैटिक होता है, और अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा होगी तो फिर ये काइनेटिक हो जाएगा। यहाँ पर थीटा कितना दिया गया, ये थीटा है 45, तो ये सेकंड केस में फॉल कर रहा है। सिंस ये सेकंड केस में फॉल कर रहा है तो अब ऐसा बोलोगे सिंस थीटा इज 45 डिग्री, this will imply theta is greater than critical angle, which further implies kinetic friction, and if it is kinetic friction that means it is sliding, moving। बता सकते हैं। सो पॉइंट इज कि
अपने को एक क्रिटिकल एंगल पता होता है, और क्रिटिकल एंगल पता करते हैं म्यू के बेसिस पर, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा किधर कैसे जा रहा है। सो स्लाइडिंग इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। एक और एग्जांपल पूछते हैं। लेट्स से कि आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और वो किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। आपने दो ब्लॉक्स को छोड़े हुए हैं, एक यहाँ पर ब्लॉक है आपके पास स्मॉल एम मास का, एक यहाँ पर ब्लॉक है आपके पास कैपिटल एम मास का। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे फ्रेम करते हैं, इफ टू ब्लॉक्स ऑफ सेम मटेरियल are released as shown, and theta is increased from 0 degree onwards. इनको रखते हो फिर थीटा को 0 डिग्री ऑनवर्ड्स बढ़ाते हो। क्वेश्चन ये है कि which block will start sliding first? ऑप्शन ए है कैपिटल एम वाला, ऑप्शन बी है छोटे एम वाला, ऑप्शन सी है एट सेम टाइम, बोथ एट सेम टाइम, और डी ऑप्शन है कुछ भी हो सकता है, बताना मुश्किल है। सो एक सी ऑप्शन आ रहा है और एक कैपिटल एम मास आ रहा है। आप एबीसीडी के टर्म में भी देंगे तो चलेगा। सो आपके पास एक छोटा सा ब्लॉक था, एक बड़ा सा ब्लॉक था, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए थे, और आपने एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा, इंक्लाइन प्लेन को टिल्ट करना स्टार्ट किया। कौन सा ब्लॉक पहले स्लाइड करना स्टार्ट करेगा ये अपने को पता करना है। ऑप्शंस के फॉर्म में कैपिटल एम पहले स्लाइड करेगा, स्मॉल एम स्लाइड करेगा, दोनों एक साथ स्लाइड करेंगे, और कोई कोई भी स्लाइड कर सकता है। सो यहाँ पे दो चीजें चलेंगी। एक तो अगर आप कैजुअल हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कैपिटल एम बड़ा सा होता है ना, तो जल्दी स्लाइड करेगा, या छोटा सा एम कुछ ऐसा कर सकता है। और दूसरा होगा कि जो आपने पढ़ा उसका यूज करने पे फोकस होगा आपका, आपने जो पढ़ा है उसको यूज करने पे फोकस करना है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि किसी ब्लॉक को किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं और थीटा को बढ़ाते हैं तो ये कब स्लाइड करता है, और इसका डेरिवेशन भी किया हुआ है। तो हमने को पता चला कि ये जो ब्लॉक है वो उस तब स्लाइड करना स्टार्ट करता है जब क्रिटिकल एंगल पहुंचता है। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है, और ये रिजल्ट है हमारे पास। इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं पर भी ये इन्वॉल्व नहीं हुआ कि मास की वैल्यू क्या होनी चाहिए। जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो केवल म्यू पर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। इसका मतलब हुआ कि अगर म्यू की वैल्यू सेम रहेगी तो क्रिटिकल एंगल भी सेम होगा। दैट मीन्स वो सेम टाइम पर या सेम एंगल पर आने के बाद ही स्लाइड करेंगे। तो सेम एंगल पर आने के बाद ही स्लाइड करेंगे अगर म्यू की वैल्यू हमारी सेम रहती है। फिर मैंने एक और पॉइंट बोला था, अगर आपने नोट किया हो दिमाग में या कॉपी में या दोनों में, कि जो म्यू की वैल्यू होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, पेयर के लिए एक रहती है। अब इस क्वेश्चन को देखो, इनमें दोनों पॉइंट्स का यूज किया गया है। इसने बोला है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं और दोनों ब्लॉक्स सेम मटेरियल के बने हुए हैं, और दोनों ब्लॉक्स सेम इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए हैं, वो फिगर से दिख रहा है। इसका मतलब है ये जो पेयर ऑफ मटेरियल है वही ये पेयर ऑफ मटेरियल है। इसका मतलब दोनों के लिए जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आएगा वो म्यू आएगा।
और वो सेम रहेगा। सिंस दोनों के लिए म्यू सेम है तो दोनों के लिए जो क्रिटिकल एंगल बनेगा जाकर के, तो हम बोलेंगे जो tan थीटा सी की वैल्यू आएगी वो म्यू के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब फर्स्ट के लिए हो या सेकंड के लिए हो, कोई क्यों ना हो, मास कितना भी कम ज्यादा क्यों ना हो, दोनों सेम एंगल पर आने के बाद स्लाइड करेंगे। और थीटा और सिंस ये इंक्लाइंड प्लेन है तो जो एम के लिए एंगल बनेगा कैपिटल एम के लिए वही एंगल बनेगा। सो हमारा आंसर गिरेगा जाकर क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे, नो मैटर कौन सा मास कितना बड़ा है कौन सा मास कितना छोटा है। सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। काफी लोगों ने रिलेट किया है, और अगर आपने रिलेट नहीं किया है सो आई टोल्ड यू हाउ टू रिलेट इट। सिंस थीटा की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है और दोनों के लिए म्यू बराबर हैं, इसलिए दोनों के लिए क्रिटिकल एंगल बराबर आएंगे, और सेम इंक्लाइंड प्लेन पर है तो दोनों के एंगल्स भी बराबर चलेंगे तो क्रिटिकल एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से उसके एप्लीकेशन पूछता है एग्जाम में, और पॉइंट्स आपको पता होगा तो आपको रिलेट करना है। इंट्यूशंस को रैंडमली नहीं लगाना है, कैलकुलेट करके यूज करना है। आपने लिखा बट m would have a greater kinetic coefficient mu so it will fall down faster। हाँ, तो आप एक पॉइंट को नोट करो, इनका जो म्यू होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, और क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों के मटेरियल बराबर है, सो इनके जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट्स होंगे वो बराबर होंगे। और ये फास्टर फॉल डाउन करेगा या स्लोवर करेगा ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा स्लाइड करना स्टार्ट करेगा। सो स्लाइड कब स्टार्ट हो रही है अपने को वो चेक करनी है, उसके बाद कौन सा नीचे आता है, कितने एक्सेलरेशन से आता है, कौन सा फास्टर जाएगा, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में उसको अपने को ऑब्जर्व नहीं करना है। और जो आपने लॉजिक दिया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट ज्यादा होगा, नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दोनों के लिए बराबर रहेगा। म्यू की वैल्यू दोनों मटेरियल के लिए सेम रहेगी, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो काइनेटिक हो। Inertia won't affect result at all. Inertia is a mass, and in this calculation inertia is playing no role. So where the mass plays a role, inertia plays a role. So in this calculation mass is not playing a role, hence inertia is playing no role, और उसका रोल कैंसिल आउट हो गया है कैलकुलेशन करने में। देखो मास का रोल था, आपने देखा होगा इसका डेरिवेशन तो मास था, लेकिन मास जितना पुलिंग में था उतना नॉर्मल रिएक्शन में आया था, तो दोनों से कैंसिल आउट हो गया था। सो ये कैसा रिजल्ट है जो मास से इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इसीलिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है कई बार कि छोटा ब्लॉक रखेंगे बड़ा ब्लॉक रखेंगे तो क्या होगा। नो यू कैन आंसर इट। कई लोगों ने सी दिया है, इसका मतलब आप कनेक्ट कर पा रहे हो। हाँ, म्यू की वैल्यू डायमेंशन लेस होती है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, वो मटेरियल पे डिपेंड है। तो आप एक लाइन जरूर लिख लीजिए अपने नोट्स पे, म्यू डिपेंड्स ऑन द पेयर ऑफ मटेरियल, यानी कॉन्टेक्ट सरफेस के मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। और जब कभी ऐसा बोले आइडेंटिकल है या सेम मटेरियल के हैं तो म्यू आपको सेम लेना है। Don't we consider normal reaction? Yes, we did consider the normal reaction. You see, we considered the normal reaction. We have done all the things which are needed, and then we have this result. And it's time to use the result. Or what you can do, you can repeat the same story again, then you'll find normal reaction and mg will get cancelled out and it will settle to this. Since we have done it once, we got the results, we are supposed to use these results. उससे फायदा क्या होगा, हम जल्दी आंसर दे देते हैं, अदरवाइज हर कैलकुलेशन में हर क्वेश्चन में सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसको हैशटैग लगाया हुआ था, एज एग्जांपल नहीं बताया था। दैट मींस दिस इज आवर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। गॉट इट। और उसी का एप्लीकेशन एक यहाँ पर देखा आपने, इसको आपने जल्दी आंसर दे दिया, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर्स दिख रहे थे, और इस पे थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन था, और आपका इंट्यूशन उसको ब्लॉक कर सकता है, गलत करा सकता है, तो उसको रूल्स के बेसिस पे बात करनी है। आपने लिखा सो म्यू इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फोर्स फ्रिक्शन ग्राफ ग्रेडियंट, इज दैट व्हाई इट्स डायमेंशनलेस? यस, यू कैन से, बिकॉज यू कैन से कि ये फ्रिक्शन लेस होता है, कई जगह से देख सकते हो, फोर्स की ग्राफ की ग्रेडियंट से देख सकते हो, और आप रिलेशन से भी देख सकते हो। आप ये रिलेशन को वॉच करो,
या फिर ये रिलेशन को वॉच करो जो हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो म्यू की वैल्यू टेन थीटा के बराबर होती है। टेन थीटा एक नंबर होता है, टेन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है। तो किसी भी फॉर्मूले से आप वॉच कर सकते हो। सो म्यू इज डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। एक अच्छा क्वेश्चन था और आपके कंफ्यूजन्स दूर हुए होंगे और हमेशा के लिए आपको याद रखना है। एक और टफ क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सी कि आप आंसर दे पाते हो। आप लोगों को साइन कॉस थीटा और स्ट्रेट लाइन कर्व के ग्राफ पता है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, अच्छा क्वेश्चन था और मैं आपके सामने रखता हूँ, आप आंसर करेंगे और एटलीस्ट ट्राई करेंगे। लेट्स अपने पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, सिंगल ब्लॉक है, मास वगैरह दिया गया है और ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे रखा है और इस थीटा को हम लोग चेंज करते हैं। इस थीटा को हम लोग चेंज करते हैं। उसने ये कहा था कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड थीटा। दैट मीन्स इस ब्लॉक पर लगने वाले फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, ये आपको वर्कआउट करना है। ट्राई करिए और बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, पहले आप बनाएंगे, उसके तब तक मैं ऑप्शन फ्रेम कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन अगर दिख जाएगा तो फिर आपके पास लिमिटेशन आ जाएगी कि इन्हीं चार में से सोचना है, और आप खुद बनाओगे तो आपको ज्यादा बेस से सोचना पड़ेगा। तो तब तक मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद ऑप्शन देता हूँ। You were saying, don't we consider normal relation in this question since m and has n which greater than n of block m? So won't it be friction acting on block m greater? फ्रिक्शन ग्रेटर लगेगा। अब प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हो कैसे फ्रिक्शन ग्रेटर नहीं लगेगा। यस, फ्रिक्शन ग्रेटर लगेगा। कैपिटल एम पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर कम लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अपने को फ्रिक्शन नहीं बताना था, अपने को ये बताना था कौन सा स्लाइड पहले करेगा। तो फ्रिक्शन तो लगेगा लगेगा, साथ ही अब इसका वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, फ्रिक्शन भी लगेगा और ये भी लगेगा। तो यहाँ पर भी एम आ रहा है, यहाँ पर भी एम आता है और दोनों एम कैंसिल हो जाते हैं। इसलिए एम का इफेक्ट स्लाइडिंग में नहीं रहता है। फ्रिक्शन की वैल्यू बोलेगा तो जरूर आप बोलेंगे। मैं इस पर वापस भी आ जाऊंगा, अपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। डाउट बिगनर्स में काफी डाउट रहते हैं ऐसे, सो उसको मैं एक बार फिर से हाईलाइट करूंगा। एनीवे, पहले इसको आंसर करते हैं। ये थोड़ा सा टफ है, अच्छा है और एडवांस जैसे क्वेश्चन पेपर में मिलता है। सो ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड थीटा। थोड़ा सा मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। व्हेन थीटा इज वेरिंग, थीटा इज वेरिड फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सो अगर थीटा को हम 0 से 90 डिग्री तक वेरी कराते हैं तो उस केस में ये ग्राफ कैसा आने वाला है। नाउ आई एम फ्रेमिंग सम ऑप्शंस फॉर यू। जीरो से 90 तक अपने को जाना है, तो 0 से 90 तक के लिए ऐसा फ्रेम करेंगे। So that is theta and that is friction, that is friction, that is theta. I'm drawing some graphs. You need to identify the right one. फर्स्ट ग्राफ को कुछ ऐसा बनाते हैं, कलर बदल देते हैं। बीच में थोड़ी सी किंक जैसी शो कर देते हैं। सो लेट से ये ऑप्शन हमारा ए था, रेडी हो गया है। अब ऑप्शन बी पर आते हैं। अपने को फ्रिक्शन और थीटा को प्लॉट करना है।
सेकेंड ऑप्शन कुछ ऐसे बनाया जा सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है एंड देन आफ्टर कुछ ऐसा हो जा रहा है, ये 90 डिग्री है और इसका भी ये 90 डिग्री है, इसका ये क्रिटिकल एंगल है, इसका ये क्रिटिकल एंगल है। एक और ऑप्शन बनाते हैं जिसमें कुछ ऐसा है, यहाँ पर कुछ 90 डिग्री जैसा रहा होगा और यहाँ का ही कुछ क्रिटिकल एंगल जैसा रहा होगा। एक और ऑप्शन देना पड़ेगा, 4 ऑप्शन देने होते हैं। कुछ ऐसा, ये 90 डिग्री है और ये क्रिटिकल एंगल के आसपास है। इसका नाम मैं सी दे दे रहा हूँ, इसका नाम डी दे दे रहा हूँ। टेक योर टाइम, टाइम इज नॉट एन इश्यू। अगर आपको ये ग्राफ्स पता हो और ये फिगर पता हो, आप थीटा को 0 से लेकर के 90 तक लेके जाते हो, तो जो लगने वाला फ्रिक्शन है इस ब्लॉक पर, वो इनमें से कौन से ग्राफ को फॉलो करेगा। सिंस आपके पास 4 ग्राफ हैं, तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। ड्रॉ करने को बोलेगा तो ज्यादा चैलेंजिंग होगा। एज आई टोल्ड यू कि इसमें आपको जितना आपने लर्न किया उसको रिकॉल करना होगा, उसको अप्लाई करना होगा। कुछ लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं, ऑप्शन बी बताया जा रहा है। आई एम गिविंग 1 more minute टू डिसाइड। और अगर आप सही आंसर पकड़ लोगे, बिलीव मी, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एक ऑप्शन सी बताया जा रहा है। At 90 degrees, will the block still be in contact with the surface as it falls? So we can think of कि ये inclined plane बहुत लंबा है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा होगा। और 90 डिग्री पर एग्जैक्टली जाएंगे तो फिर वो कांटेक्ट छोड़ भी सकता है, तो 90 से जस्ट पहले तक तो ड्रॉ कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट करके 90 के जस्ट पहले तक। ए बी पर फोकस रहा है आपका, और एक सी आंसर भी आया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि किस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। पे अटेंशन एंड देन यू लर्न। आपके पास सारा कुछ लिखा था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया क्योंकि एवरीथिंग इज विद यू। अपने को ये पता होता है कि जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं आता है तब तक स्टैटिक रहता है, जब क्रिटिकल एंगल क्रॉस हो जाता है तो काइनेटिक रहता है। बस इसी रिजल्ट को यूज करना है, इसी रिजल्ट को यूज करना है। नाउ लेट्स से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस और ले ले रहा हूँ साइड में करके, और मैं यहाँ पे साइड पे ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिगर आपको दिख रहे हैं। सी हमको थीटा को 0 से 90 तक ले जाना है, तो हम थीटा को डिवाइड करेंगे 0 से लेकर के क्रिटिकल एंगल तक। तो जब ये 0 से लेकर के क्रिटिकल एंगल के बीच में होगा तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। इफ लगा देते हैं, इफ दिस, सो उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एफ एस होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है?
म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो सेल्फ एडजस्टिंग होती है। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आपको कुछ फोर्स दिखाने पड़ेंगे। तो जब आप फोर्स शो करोगे तो आपको पता चलेगा mg sin थीटा इधर आएगा, mg cos थीटा इधर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर जाएगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा। और ये फोर्स हम थोड़ी देर पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। ये जो फ्रिक्शन है कभी स्टैटिक होगा कभी काइनेटिक होगा। ये फोर्स हमेशा mg cos थीटा रहेगा, थीटा बदलेगा तो ये फोर्स बदलेगा। ये mg sin थीटा को सफिशिएंट टाइम दिया था ये सब करने के लिए, और ये नॉर्मल रिएक्शन था। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है? हम लोग जानते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्स के बराबर होती है। तो क्या आप बता सकते हो कि इस फिगर को देख करके स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को? सोल्यूशन में मैं आपको इन्वॉल्व कर देता हूँ। सो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अगर अपने को निकालनी है, सो हाउ मच दैट हैज टू बी, एंड यू विल सी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू आएगी वो टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्स के बराबर होगी। और टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्स आपको दिख रहा है, स्लाइड कराने में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? mg sin थीटा। तो static friction is going to be self adjusting and its value is going to be equal to mg sin theta. Good. स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा आती है, क्योंकि स्टैटिक है। जैसे हम लोगों ने स्टैटिक वर्ड यूज किया, इसका मतलब ये रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये चल नहीं रहा है, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मीनिंग की फोर्स बैलेंस है, मीनिंग की ये फोर्स इस फोर्स के बराबर है। तो स्टैटिक केस में ये फोर्स आपस में बैलेंस करते हैं, तो mg sin थीटा के बराबर आएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा रहने वाली है कब तक? जब तक क्रिटिकल एंगल नहीं आता है। पता चल गया फ्रिक्शन का थीटा के साथ क्या रिलेशन जा रहा है, ये अपने को पता चल गया। नाउ व्हाट इफ जब ये थीटा की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाती, 90 तक जा रहा है, क्रिटिकल से लेकर क्रिटिकल की वैल्यू 90 से कम ही रही होगी, इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू तो म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन होती है। आप देखोगे ये मूव करे या ना करे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg cos थीटा रहने वाली है, तो n की वैल्यू mg cos थीटा रहने वाली है। सो कैन वी से कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो म्यू विच इज अ कांस्टेंट, m विच इज अ कांस्टेंट, g विच इज अ कांस्टेंट cos थीटा के टर्म में आ जाएगी। यू कैन इजिली सी कि आपके पास एक फ्रिक्शन की वैल्यू उस रेंज के लिए आ गई जब थीटा की वैल्यू क्रिटिकल से छोटी थी, और उस रेंज के लिए भी आ गई जब क्रिटिकल से बड़ी थी। तो जीरो से लेकर के क्रिटिकल तक हम जाएंगे, जीरो से लेकर के क्रिटिकल तक ये बनाया गया, जीरो से क्रिटिकल ये है, जीरो से क्रिटिकल ये है, जीरो से क्रिटिकल ये है, क्रिटिकल के बियॉन्ड भी बनाया गया। अब आप देखो कि जब हम जीरो से क्रिटिकल तक जाते हैं, एक मिनट क्या हो गया, यस, तो जब हम लोग जीरो से क्रिटिकल की तरफ जाते हैं तो एफ और थीटा साइन के फॉर्म में रहेंगे, साइन के फॉर्म में रहेंगे। अपने को थीटा के साथ प्लॉट करना है, तो इसका मतलब पहले साइन का ग्राफ आएगा और वो साइन का ग्राफ बताएगा थीटा से कैसे रिलेटेड है। तो हम लोग जानते हैं साइन का ग्राफ कैसा होता है, ये आपको पता होगा। साइन का ग्राफ जीरो से स्टार्ट करता है, कुछ ऐसे चलता है, और 90 पे आने के बाद ये होता है। और अपने को 90 तक नहीं जाना है, अपने को 90 से पहले कहीं रुक जाना है। तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ आना चाहिए वो साइन जैसा बिगिन होना चाहिए और कुछ समय तक साइन जैसा चलना चाहिए, बस ऐसा ग्राफ आना चाहिए रफली। अपने को रफ करना होता है। तो क्या ए ऑप्शन हमारा आंसर बन सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए कह रहा है कि ये हमारा लीनियर है, जबकि ये साइन कर्व आना चाहिए था। सो ये नहीं हो सकता है। क्या बी ऑप्शन हमारा आंसर बन सकता है? बी बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि बी में क्या चल रहा है? स्ट्रेट लाइन चल रहा है। सो ए कैंसिल आउट हो गया आपका, बी कैंसिल आउट हो गया। अब सी में देखो, ये साइन जैसा कुछ दिखाया गया है और डी में भी साइन जैसा कुछ दिखाया गया है, तो इसका मतलब है सी और डी कैंडिडेट अभी हैं। इसके बाद आप आओ, थीटा जब क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा, मतलब इस वाले रेंज के लिए फ्रिक्शन की वैल्यू कॉस थीटा से गवर्न हो रही होगी, कॉस थीटा से गवर्न हो रही होगी। अच्छा, कॉस थीटा के ग्राफ के बारे में आपको आइडिया है?
कॉस थीटा के ग्राफ के बारे में क्या आइडिया है? ये मैं साइन थीटा का ग्राफ मैंने प्लॉट किया था, साइन थीटा का थीटा के साथ में रफली, उसको इरेज कर दूंगा बाद में। कॉस थीटा का अगर आपको ग्राफ पता करना होता है थीटा के टर्म में, तो ये ऊपर से जाकर के ऐसा आता है और 90 पे ये अच्छा ये 90 पे मैक्सिमम होता है, वो मैंने गलत बनाया था, उसको आप करेक्ट कर लेना। 90 पे मैक्सिमम होता है, तो अपने को मैक्सिमम से पहले वाला पोर्शन चाहिए था। तो अभी भी हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपर जा रहा है। और ये 90 पर आकर के जीरो गिरता है जाकर के, क्योंकि cos 90 जीरो होती है। तो इसको हमको कहाँ से लेना है? किसी एक एंगल से लेना है और उसके पहले वाला नहीं लेना है। तो इसका मतलब क्रिटिकल से 90 तक का जो सफर होगा वो cos थीटा का ये वाला ग्राफ चलेगा, और क्रिटिकल से पहले का होगा वो sin थीटा का ग्राफ चलेगा, और दोनों को मिक्स कर देना होगा। तो क्या हमारा सी ऑप्शन आंसर बन सकता है? अब बोलोगे सी बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि वो बोल रहा है कि थीटा आप कुछ भी कर लो फ्रिक्शन वही रहता है। नहीं, थीटा बदलेगा तो cos थीटा बदलेगा, cos थीटा से फ्रिक्शन बदलता है, तो इसलिए सी को भी मार्क नहीं करेंगे। सो अल्टीमेटली करेक्ट आंसर कौन सा गिरेगा जाकर के? करेक्ट आंसर हमारा लास्ट ऑप्शन बन जाएगा जाकर के। नोट कर लीजिए, एज आई टोल्ड यू कि एक अच्छा क्वेश्चन था और एडवांस जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको जो भी आपने लर्न किया बस उसी को प्रॉपरली अप्लाई करना होता है। फ्रिक्शन का थीटा के साथ, फ्रिक्शन का थीटा के साथ, पहले साइन थीटा चला फिर कॉस थीटा चला। कोई पोर्शन री एक्सप्लेन करना हो आप जरूर बोल सकते हो। आपने बोला कैन आई समराइज हाउ द फोर्सेस चेंजेस एज वी क्रॉस क्रिटिकल एंगल्स। हाँ, अब इधर देखो ये सारा कुछ स्टोरी यहाँ पे लिखा गया है। जब क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल रहता है तो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इनटू नॉर्मल रेशन होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? जो फोर्स लग रहा होता है वही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अब यहाँ पर हमने उसको बताया, इसका एफबीडी बनाया। जब ये स्टैटिक कैटेगरी में होगा, स्टैटिक कैटेगरी में होगा, उस समय ये मूव नहीं करेगा। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर होगी, साथ ही साथ एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर होगी। लेकिन ये एफ कौन सा एफ होगा? ये स्टैटिक वाला एफ होगा। तो जब कभी स्टैटिक एफ की बात करनी होगी तो उसको हम बोलेंगे कि टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्स विच इज एम जी साइन थीटा, उसके बराबर हो जाएगी। जैसे ये क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करेगा तो फिर काइनेटिक कैटेगरी में गिरेगा जाकर के। काइनेटिक कैटेगरी में फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होती है। म्यू को म्यू के लिखा गया है और नॉर्मल रिएक्शन को एमजी कॉस थीटा लिखा गया है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा था, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के mg cos थीटा था। ये sin थीटा के हिसाब से चलेगा और ये cos थीटा के हिसाब से चलेगा। ये sin थीटा के हिसाब से क्रिटिकल एंगल से पहले होगा, एंड दिस cos थीटा विल बी आफ्टर द क्रिटिकल एंगल। सो इसीलिए क्रिटिकल एंगल दिखाया गया सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, सभी में दिखाया गया। तो आपको फर्स्ट हाफ अलग से रीड करना था, सेकेंड हाफ अलग से रीड करना था, और थीटा के साथ उसको प्लॉट करना था। आपने बोला कि mg sin थीटा क्यों गवर्न करता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग होती है, तो आप एफबीडी बनाते हो और टोटल फोर्स को जीरो बोलते हो, तो वहां से फ्रिक्शन निकल के आता है। जब काइनेटिक आप निकाल रहे होते हो तो आपको म्यू इनटू नॉर्मल रेशन चाहिए होती है, और फिर आप इसको बैलेंस नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है काइनेटिक है तो एक्सेलरेट हो रहा होगा, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए। तो काइनेटिक कितना आता है? तो म्यू के इनटू नॉर्मल रेशन से आता है। एनीवे काफी टाइम दे दिया इसको, थोड़ा सा डीप पे चला गया था, बट ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सो चांसेस हैं कि उसको फिर से दिया जा सके। और ये क्वेश्चन आपके सारे टेस्ट कर लेते हैं कि आपको क्या स्टैटिक फ्रिक्शन पता है, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन पता है, क्या इसका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर पता है, क्या इसकी डायरेक्शन नोन है, क्या आपको मैथमेटिक्स आती है, साइन थीटा कॉस थीटा जानते हो। अ सिंगल क्वेश्चन टेस्ट यू इन एन नंबर ऑफ वेज। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स को समझ लेते हैं, वो हमारे लिए रिजल्ट का काम करेंगे। अभी इंक्लाइंड प्लेन पर ही है। लेट्स से अब हम एंगल थीटा को चेंज करना बंद कर देते हैं। एंगल थीटा को काफी चेंज कर लिया, अब थीटा को फिक्स करते हैं।
सो ये इंक्लिनेशन एंगल है थीटा, और किसी ब्लॉक को आपने यहाँ पे रखा हुआ है, एम मास का है और ये म्यू है। सो इसमें कुछ कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन मैं बताता हूँ, इफ म्यू इज ग्रेटर देन, या फिर ऐसा बोलें, इफ थीटा इज ग्रेटर देन पहला लेस देन वाला केस कर लेते हैं। इफ थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, देन क्या आप बता सकते हो अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से छोटी है तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा या मूव कर रहा होगा? सिंपल क्वेश्चन है। इफ थीटा इज लेस देन tan inverse mu, what happens to this block? तो अभी हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था, बेसिकली एक क्रिटिकल एंगल है और अपना एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो ये मूव नहीं करेगा। तो आपसे पूछेगा बताइए क्या एक्सेलरेशन आएगा, तो हम बोलेंगे कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा या फिर ये रेस्ट पे रहेगा। देन ब्लॉक इज एट रेस्ट, दैट मीन्स उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। सो जब मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो फिर वो इस कंडीशन के अपोजिट जाएगा, इसके काउंटर पार्ट पे जाएगा। तो पहले तो अपने को ये जज करना होता है, आपका रेस्ट करेक्ट आंसर जा रहा है, लेकिन अगर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स म्यू से बड़ी हो गई देन ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। उस समय कितना एक्सेलरेशन होगा उसका ये अपने को पता करना है। तो एक तो वो पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, और सिंस ये स्लाइडिंग डाउन वाली सिचुएशन पर है, इसको लोग काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, एक mg का कंपोनेंट इधर आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा और इधर फ्रिक्शन आएगा, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक इधर स्लाइड कर रहा होगा। तो इनके नाम कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी mg sin थीटा, दिस इज गोइंग टू बी mg cosine थीटा, दिस इज गोइंग टू बी काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज गोइंग टू बी एक्सेलरेशन, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल रिएक्शन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम होगा, और ए को हम यहाँ से पता करेंगे। हाँ, अब में से कई लोग उस फॉर्मूले को जानते हो, जो लोग नहीं जानते हैं तो उसको भी आज के बाद याद रखेंगे। तो हर बार हम ये बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली ए को यूज कर लिया करेंगे। सो सिंस ये स्लाइड कर रहा है, न्यूटन बोलेंगे कि एन की वैल्यू mg cos थीटा होना चाहिए। तो एक तो वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन लगाएंगे, एक अलोंग द प्लेन की वाली लगाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन वाली। टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जाएगा mg sin थीटा minus fk must be equal to mass into acceleration. Now let's put the value of mu k, ये fk की वैल्यू क्या होगी? फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू mu into नॉर्मल रिएक्शन होती है। अब mu के लिखो या mu लिखो, बात एक ही है। सो mu into नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा mg sin थीटा minus mu into normal reaction which is mg cosine theta is equal to mass into acceleration. यहां से भी देखोगे आप, m डिसअपियर हो जाएगा, m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आपने हल्का ब्लॉक रखा, भारी ब्लॉक रखा, अगर म्यू बराबर है तो सेम एक्सेलरेशन से आएंगे। सो ए की जो वैल्यू आ जाएगी, आप जी को कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि एक छोटा सा हल्का ब्लॉक रखा गया है, एक भारी ब्लॉक रखा गया है, दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, कौन जल्दी नीचे आएगा? कौन जल्दी नीचे आएगा? दैट मीन्स हमको टाइम पता करना है कौन जल्दी नीचे आएगा। तो हमको देखना पड़ेगा उनके एक्सेलरेशंस कैसे होंगे। तो जब आप एक्सेलरेशन देखोगे तो उसमें मास नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मास उसके एक्सेलरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहता है
और जीरो वेलोसिटी से चलते हैं तो आप पाओगे कि सेम टाइम पर सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। इसका मतलब नीचे आने में बराबर टाइम लगेगा। दैट मीन्स दे विल रीच एट द ग्राउंड और बॉटम साइमल्टेनियसली। एनीवे, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए और इसको अब मैंने बना दिया, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ए की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा होता है, जहां पर जी के बाद ब्रैकेट लगाना है। अब आपको थीटा पता होगा, म्यू पता होगा, जी पता होगा, आप ए की वैल्यू बता देंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर निकालेंगे और इसको यूज कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ फॉर्मूला है। कब? जब कोई ब्लॉक किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया हो और उसके बारे में आपको बात करना हो। तो पहले तो ये चेक करेंगे क्या ये चलेगा या नहीं। अगर चल रहा है तो क्या होगा, तो फिर ये होगा। कॉपी कर सकता हूँ। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। लेट्स से ये जो एंगल अपने को दिया गया, दैट एंगल इज 37 डिग्री। और यहाँ पर म्यू की वैल्यू अपने को दी जा रही है। इसका जो रिफ्रैक्ट ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, and let's say this friction coefficient is 0.2 or let's say 0.4। 0.2 रखते हैं, स्लाइड कर सकता है। लेट्स से होपफुली कि स्लाइड करेगा, और नहीं भी करेगा तो अपने को आंसर करना है। और ये अपने को m दिया गया है। सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन of the block when it is released। से एक ब्लॉक को आपने रिलीज कर दिया है, आपको उसका एक्सेलरेशन पता करना है। सो एग्जैक्टली इसी पॉइंट को यूज कर रहे हैं और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाल रखा है, उसको यूज कर लेंगे। सब देखोगे एक्सेलरेशन कैलकुलेशन में m की वैल्यू यूज नहीं आती, इसलिए m की वैल्यू को नहीं दिया गया। फोर 4.4 बताया जा रहा है। तो आप क्या करो, पहले तो आप ये चेक कर लो कि क्या ये स्लाइड करेगा या नहीं। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तब भी चलेगा। तो आप क्या करो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। एज्यूम कर लो कि ये डाउन साइड आ रहा था किसी एक्सेलरेशन ए से। हमको पता है कि अगर इसको आना है तो ये डाउन साइड स्लाइड करेगा, ये अप साइड नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप मूव नहीं करा सकता है, तो इसको डाउन साइड ही आना पड़ेगा। तो हम डाउन साइड ए की वैल्यू जानते हैं कितना आता है। ए की वैल्यू आती है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आप यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसका मतलब ये कहेगा कि इसको ऊपर की तरफ जाना है। और जैसे ये कहने लगे कि ऊपर की तरफ जाना है, इसका मतलब है कि अब ये जाएगा नहीं। दैट मीन्स ये वो केस होगा जिस केस के लिए ये नहीं था, मतलब ये पहला वाला केस होगा। तो हम क्लेम कर देंगे ब्लॉक कैसा रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। सो आप सॉल्व इसको करो डायरेक्टली। पॉजिटिव वैल्यू आती है, आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव वैल्यू आती है तो क्लेम कर दो कि ए 0 हो जाएगा, क्योंकि ए नेगेटिव नहीं हो सकता। वाई इट कांट बी नेगेटिव इन दिस केस? सिंपल है, क्योंकि फ्रिक्शन बाद में आता है। उसको कोई जब पुल कर रहा होता है या पुश कर रहा होता है तब फ्रिक्शन आता है।
सो फ्रिक्शन इसको ऊपर नहीं ले जा सकता है, ऐसा नहीं किसी इंक्लाइन प्लेन में हम ब्लॉक को रखें ब्लॉक ऊपर चला जाए। सो ए की वैल्यू 0 या फिर पॉजिटिव रहेगी, तो अगर नेगेटिव आता है तो 0 क्लेम कर देना। एनीवे, सो एक छोटा सा पॉइंट था मैं बताना चाह रहा था। जी की वैल्यू जी रखते हैं, साइन 37, एंगल की वैल्यू 37 रख देते हैं, म्यू विच इज 0.2 बताया गया है, कॉस 37 आ जाएगा। अब इस नंबर को सेटल करेंगे, ये जी लिखा हुआ है, साइन 37 आपको 3/5 पता है, ये 0.2 है, कॉस 37 4/5 पता है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी जी, ये 0.8 हो जाएगा, सो 3 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2.2 बाई 5 इंटू जी। जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो, सो अब देखोगे ये 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब आप आपसे ये पूछ सकते हैं, आई मीन लाइक ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब यस ये नीचे आ रहा होगा, यानी स्लाइड भी करेगा और 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डाउन साइड आएगा। अब इसमें काइनेमेटिक्स आप लगा सकते हो, आपको वो डिस्टेंस देगा कि ये डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर लगा लो, क्योंकि ए कांस्टेंट है, टाइम पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगी, जितना भी काइनेमेटिक्स जानते हो सारे लगा सकते हो। सो जब कभी रफ सरफेस पे कोई ब्लॉक चल रहा होगा, सो व्हाट यू नीड टू डू इज फाइंड एक्सेलरेशन यूजिंग दिस, और थीटा बदलेगा तो एक्सेलरेशन बदलेगा, ये आप जानते हो। सो फ्रिक्शन के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे लग रहा होता है, और इंक्लाइंड प्लेन को चेंज करते हैं तो क्या चल रहा होता है, उसकी कहानी मास पे कैसे डिपेंडेंसी होती है, और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। और ये जो स्लाइड है इसमें सारी कुछ स्टोरी है, इसी को बार बार पढ़ करके आप समझ सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी टॉक्ड। एक और अगर अपने पास टाइम है, हाँ 5 मिनट्स हैं, एक और क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ, ये भी एग्जाम में आ चुका है आईआईटी के, फ्रिक्शन से रिलेटेड है और अपने को उसको सॉल्व करना है। सो देखते हैं कि आप में से कुछ लोग क्या उसको कनेक्ट कर पाएंगे। बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपने लर्न किया चीजों को तो। हाँ, आपने कुछ लिखा है, इफ ए इज नेगेटिव इट इज इट टेंडेंसी ऑफ मोशन रिफ्लेक्टिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग विद कंडीशन। ए नेगेटिव का मतलब बेसिकली अपने को क्या करना चाहिए, अपने को ये दो कंडीशन को अलग अलग ट्रीट करना चाहिए। सिंस हम लोग इसको चेक नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली जंप कर रहे हैं इस पर, तो जब डायरेक्टली जंप कर रहे हैं तो अपने को ये भी इंश्योर करना है कि क्या ये वर्क कर रहा है, आई मीन लाइक क्या ये एलिजिबल है। सो इन केस इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव तो ये एलिजिबल होगा, इफ इट इज कमिंग नेगेटिव इट्स नॉट एलिजिबल, दैट मींस दिस इज एलिजिबल, काउंटर पार्ट उसका, तो काउंटर पार्ट में वो रेस्ट पे रहता है। लेट्स पिक अनदर एग्जांपल, इंक्लाइंड प्लेन का है, अच्छा एग्जांपल है। एग्जैक्टली वर्डिंग अलग सेम नहीं भी हो सकती है जो एग्जाम में आई होगी, क्योंकि मैं फ्रेम कर रहा हूँ, बट यस उसका इसेंस या मीनिंग वही रहेगा। ये एंगल थीटा था और उसने बोला कि इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये जो ब्लॉक है ये एम मास का है, इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट अपने को म्यू दे रखा है, और ये गिवन है थीटा की वैल्यू ग्रेटर है 10 इनवर्स म्यू से, ये अपने को गिवन है। साथ ही साथ वो क्या करता है कि एक फोर्स बनाता है। आपने यहाँ पर P की वैल्यू फोर्स लगाई है, P या F जो भी नाम दिया जाए, उसने P वर्ड यूज किया होगा, तो ये F है। ये एक्सटर्नली आपने एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाया है। क्वेश्चन ने ये पूछा, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F so that block does not slide.
अपने को f की मिनिमम वैल्यू भी पता करनी है और f की मैक्सिमम वैल्यू भी पता करनी है, जिससे ये ब्लॉक स्लाइड ना करे। आपको पता है कि ये कंडीशन देख करके अगर ये फोर्स आपने नहीं लगाया होता तो ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा होता, तो उसको स्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए आपने फोर्स लगाया। So what should be the minimum value of this force and what should be the maximum value of this force? That means what should be the range of this force जिसके लिए ये स्लाइड नहीं करेगा। सिंस टाइम रन कर रहे हैं, कम है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप चाहो तो पैरेलली सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद ये जरूर समझना है कि किस तरह से इसको आंसर करना है। ये स्लाइड नहीं करेगा, ये इसने हमको बोला है, इसका मतलब ये रेस्ट पर रहेगा, ये गारंटेड है ब्लॉक। तो हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उसको रेस्ट पर क्लेम करेंगे, दैट मींस फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। सो आई एम ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम और पहला ऑब्जेक्टिव है एफ की मिनिमम वैल्यू को निकालने का, कम से कम वैल्यू को निकालने का। तो उसके लिए एफ बीडी बनाते हैं। यू विल फाइंड कि जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना रहे होगे तो इसके साथ एक एम जी साइन थीटा आएगा, एम जी कॉस थीटा आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, फ्रिक्शन आएगा। सिंस ये फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, क्यों? क्योंकि इसको मूव नहीं कराने देना है, तो हम उसको स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू लेके चलेंगे। अच्छा, ये एफ है हमारा और ये फोर्स है एम जी साइन थीटा एंड दिस फोर्स इज एम जी कोसाइन थीटा। दिस फोर्स इज फ्रिक्शन, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। एफ नहीं लगा होता, अगर हमने ये फोर्स नहीं लगाया होता तो फिर ये नीचे स्लाइड करता। तो इसका मतलब हमको इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा, कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो मिनिमम आपने बोला है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो जीरो से काम नहीं चलेगा, कुछ लगाना पड़ेगा। एनीवे अच्छा, अगर हम फोर्स को कम से कम करना चाहते हैं तो सिंस ये रेस्ट पर है, अब रेस्ट वाली कंडीशन लगा लो, फिर इसको इंटरप्रेट कर लो, तो अपने को पता चलेगा कि f की वैल्यू प्लस mg sin थीटा की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू f की वैल्यू। नहीं, कुछ गड़बड़ किया। f ऊपर की तरफ फोर्स इज इक्वल टू नीचे की तरफ फोर्स। ऊपर की तरफ फोर्सेस में था f प्लस स्मॉल f, दिस इज इक्वल टू mg sin थीटा। दोनों मिलकर के mg sin थीटा को बैलेंस करेंगे। अच्छा, mg sin थीटा कांस्टेंट होगा, f स्टैटिक होगा। स्टैटिक अपना सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो अगर हम इसको मिनिमम बताना चाहते हैं तो इसको अपने को मैक्सिमम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने को पता चलेगा कि f की जो मिनिमम वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू mg sin थीटा माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो जब ये मैक्स लग रहा होगा तब आपको कम से कम लगाना पड़ेगा। अगर इसका मैक्स इसको बैलेंस कर ले जाता तो हमको जीरो लगाने की जरूरत थी, लेकिन इसका मैक्स इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि आपको पता है कि थीटा की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के म्यू से बड़ी है। तो ये मिनिमम आ जाएगा, तो मिनिमम के लिए हमारा आंसर बन जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू विच इज म्यू, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा है, तो ये आंसर आ जाएगा एम जी, कॉमन ले लो आप, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये मिनिमम होगा। एटलीस्ट आपको इतना लगाना पड़ेगा। इससे अगर आपने कम लगाया है काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा लगाया तो काम चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्यादा लगाओगे तो फिर ये बढ़ जाएगा, तो फिर इसको क्या, ये अपना रिलैक्स हो सकता है, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम कर सकता है, स्टैटिक है, सेल्फ एडजस्टिंग है। एफ को बढ़ाते रहोगे ये कम होता रहेगा। एफ की वैल्यू अगर आपने एम जी साइन थीटा कर लिया तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, तो नट सेल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए एफ एस जीरो हो जाएगा। फिर अगर आपने फोर्स को और भी बढ़ाया तो आप देखोगे कि अब इसकी आगे जाने की टेंडेंसी आ जाएगी, तो फ्रिक्शन बैक साइड लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगर आप एफ को और भी बढ़ाते रहोगे तो फिर ये फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। उस केस में हमारा मैक्स एफ लग रहा होगा, तो एफ मैक्स के लिए आपको एफ की मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी है। तो उस समय जब आप इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहे होगे, सो इन दैट सिचुएशन दिस एफबीडी इज गोइंग टू बी लाइक दिस। आपको 2 मिनट और लगेगा, पेशेंस रख सकते हैं एंड देन इट विल बी कंप्लीटेड। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि समझना कि हम समझ पा रहे हैं लॉजिक क्या चल रहा है। तो जब आपने एफ बढ़ाते बढ़ाते एम जी साइन थीटा किया होगा तो ये एफ एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा। फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि फ्रिक्शन तभी आता है ना जब कोई टेंडेंसी या फिर मोशन चल रहा होता है। लेकिन आप एफ को और भी बढ़ाना चाहते हो, तो एफ को बढ़ाओगे तो ये आगे जाने का स्टार्ट करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा, तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू बैक साइड आ जाएगी। और अगर आपने एफ को मैक्सिमम किया है तो ये जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये भी मैक्सिमम पे चला जाएगा। तो इस काइंड ऑफ सिचुएशन में आपको मिलेगा कि जो एफ मैक्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी mg sin थीटा प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। और हमको स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं पता होता, लेकिन उसकी मैक्सिमम वैल्यू जरूर पता होती है, जो कि म्यू एन के बराबर होती है। तो ये बन जाएगा mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू नॉर्मल रेशन विच इज mg cos थीटा। सो आपको ये पता चला कि f की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट हैज टू बी mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। मीनिंग इज दिस कि अगर आप अप्लाइड फोर्स को इसके और इसके बीच में आप रखते हो तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। अगर आपने इससे ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ये ऊपर की तरफ स्लाइड कर जाएगा, और अगर इस मिनिमम वाले से कम लगाया तो फिर नीचे की तरफ स्लाइड कर जाएगा। सो ये रेंज है इसकी, इसको आप याद रख सकते हो। एग्जाम में आया तो उसने पूछा था कि फ्रिक्शन की मतलब एफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताइए इसी कंडीशन के लिए, तो हम बोलेंगे मिनिमम भी अपने को चाहिए, मैक्सिमम भी अपने को चाहिए। अगर ये कंडीशन उल्टा होती तो हमारा मिनिमम 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर आप फोर्स नहीं भी लगाओगे तब भी नीचे नहीं आएगा। सो इस केस में आपको फोर्स लगाना पड़ता है, मिनिमम केस में भी एज वेल एज मैक्सिमम केस में भी। में से कुछ लोगों को समझ में आया होगा, अगर सभी को समझ में आया तो अपना पर्पस पूरा हो गया। अदरवाइज मैं इसके पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसको पढ़िए, थिंक कीजिए, सारे स्टेप्स को ऑब्जर्व कीजिए, यू विल गेट इट। सो फ्रिक्शन के हम लोगों ने इंक्लाइंड प्लेन में वैराइटीज केसेस किए, थीटा को कांस्टेंट रख करके, फोर्स लगा करके, थीटा को वैरी करा करके, मासेस से कंपेयर करके, और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्यूडो फोर्सेस के बारे में लर्न करेंगे। सो हम लोग ये कह सकते हैं फ्रिक्शन के बारे में आपको आइडिया लग गया कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में, कितना मैग्नीट्यूड, इसको कहीं भी यूज किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल और भी डील करेंगे फ्रिक्शन के, और स्यूडो को भी डील करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। Okay then, thank you everyone. See you in the next lecture. Have a good time.